हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल का जो पहला नियम था वो प्रभाविता का नियम था, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। अब हम बात करें मेंडल के दूसरे नियम और तीसरे नियम के बारे में। मेंडल का पहला नियम जो था वो था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम के बारे में हमने बात करी थी पीछे वाले में, और उसको एक बार हम फिर से उसको रिवाइज करवाना चाहते हैं आपके माइंड में कि प्रभाविता का नियम क्या है। प्रभाविता का नियम सिंपल सा ये है कि जब दो अलग अलग लक्षण वाले जीन आपस में या कारक आपस में संकरण करते हैं तो उनसे जो संतति बनती है वो संतति प्रभावी जीन वाली दिखती है और अप्रभावी वाली नहीं दिखती है। सिंपल सा बात यह है कि जैसे मान लो कि लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे के साथ करवाया गया था मेंडल के द्वारा, तो प्रथम पीढ़ी में जो संतान बनी थी या प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे बने थे वे सारे पौधे लंबे हुए थे, बौने पौधे नहीं हुए थे, है ना। तो यही है मेंडल का पहला नियम। जो प्रभावी होता है वो प्रभावित है। जैसे हम बात करें कि अगर सिंपल सी अगर बात करें तो जैसे माँ अगर काली है और पिता गोरे हैं, तो इन दोनों के बीच अगर संकरण होगा तो इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो सारी संतान जो उत्पन्न होगी वो प्रभावी जीन के ऊपर निर्भर करता है कि वो गोरे वाले व्यक्ति का जो कारक है वो प्रभावी है कि काले वाले व्यक्ति का जो कारक है वो प्रभावी है। दोनों में जो दिखाई देगा उसी को हम प्रभावी कहेंगे। जैसे इनकी जो संतान बनेगी, जो पहली वाली संतान प्रथम पीढ़ी में जो बनेगी, वो संतान अगर काली बनी तो हम कहेंगे कि मतलब काले रंग की अगर हुई तो हम कहेंगे कि वो प्रभावी जीन जो था वो काले रंग वाला था, और अगर गोरे रंग वाला होगा तो हम कहेंगे कि हाँ गोरे वाला था। आई बात समझ में? सिंपल सी बात ये ऐसे ही समझना है हमको कि प्रभावी जो होते हैं वो दिखते हैं, जो अप्रभावी होते हैं वो नहीं दिखते हैं प्रथम पीढ़ी में, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में वो दिखते हैं। ठीक ना। तो ये हमने बात करी थी एक संकर संक्रमण, लेकिन प्रभाविता के नियम को ही हमको समझना था, हमने समझ लिया। प्रभाविता के नियम के बाद दूसरा जो नियम आता है मेंडल का वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम क्या कहता है? तो पृथक्करण का नियम सिंपल सा कहता ये है कि जब दो लक्षण के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो उनके जो जीन हैं या जो कारक हैं वो पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, और अलग होकर के जो जीन होते हैं जो अलग होते हैं, और अलग होने के बाद प्रत्येक जो जीन होते हैं, वैसे मेंडल ने जीन को कारक कहा था, तो प्रत्येक जो जीन या कारक होते हैं वे कारक स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्र का मतलब अभी स्वतंत्र की बात हम नहीं करते हैं, पृथक की बात ही केवल करते हैं। तो क्योंकि स्वतंत्र अभिमोहन तीसरा नियम है, हम उसकी बात करेंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं। जैसे लंबा पौधा था तो लंबे पौधे का जो कारक था वो बड़ा टी था, और बौने पौधे का जो कारक था वो कौन सा था? तो बौना पौधे का जो कारक था वो छोटा टी और छोटा टी था। तो हमको पता है कि जो जीन होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं, या कारक जो होते हैं वो हमेशा जोड़े में। मेंडल ने पहले ही बात कर ली थी। लेकिन जब जनन के समय क्या होता है कि ये जो कारक होते हैं पृथक होते हैं। पृथक होते हैं किसके द्वारा? तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। हमें ये ध्यान रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? जैसे एक कोशिका है, उस कोशिका से जो दो कोशिकाएं बनेंगी वो दोनों कोशिकाएं जो होंगी, पहली वाली जो कोशिका थी जितने गुणसूत्र उसके अंदर होंगे उनसे आधे गुणसूत्र होंगे। ठीक ना। जैसे हम कहें कि हमारी पूरी शरीर में कितनी कोशिकाएं, या हमारे जो शरीर बना है कोशिकाओं से मिलकर के बना है, और उस कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं तो हमें पता है 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन हमारे शरीर की सारी, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो करती हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक ना। और लेकिन जो विरसण होता है, उस विरसण या जो अंडाशय होता है स्त्रियों में, वो करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, बाकी सारी कोशिकाएं करती हैं समसूत्री विभाजन। ठीक ना। तो वैसे ही इनमें जो लंबे पौधे का जो पुंकेसर वाला भाग होता है, पौधे का पुंकेसर वाला भाग, उसमें या परागकोश वाला भाग भी हम कह सकते हैं, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन करके दो अलग अलग युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मक इनको बोला जाता है, युग्मक। गैमीट भी इनको हम अंग्रेजी भाषा में गैमीट कहते हैं। और ये जो बौना पौधा है ये भी सेम वैसे ही करेगा, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन करके गैमीट बनाएगा, यानी कि युग्मक बनाएगा। तो दोनों, ये बोला जाएगा लंबे पौधे का युग्मक, ये बोला जाएगा बौने पौधे का युग्मक। अब यहाँ पर देख रहे हैं पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब एक जो जीन था या कारक था वो दो जीन या दो कारक यानी कि युग्मक में परिवर्तन हो गया, इसी को हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। सिंपल सा है। पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं? तो सिंपल सी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो कारक होते हैं जनन के समय या क्रॉस करते समय, जब क्रॉस होता है या जनन होता है उस समय ये कारक अलग अलग भागों में या दो बराबर भागों में बंट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसी को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं।
अब बात यही नहीं है, अगर हम अपनी बात करें कि हमारे जो अगर कोई नर है और कोई मादा है तो नर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है हमें पता है 46 जोड़ी होती है, लेकिन 46 जोड़े में इसका आकार जो प्रकार होता है वो 44 प्लस XY होता है और ये होता है 44 प्लस में XX। अब ये क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो 2 युग्मक बनाएगा, जैसे वो पौधा बनाता था वैसे ही इसमें क्या होगा 22 प्लस में एक एक इधर आ जाएगा तो 22 प्लस X और 22 प्लस में Y हो जाएगा। तो देख लो 22 कितने होंगे 44 45 46 45 46। वैसे भी ये भी अर्धसूत्री विभाजन करते हैं 22 प्लस में X 1 हो गया और 22 प्लस में X, यहाँ पर दोनों जगह पर X ही होगा क्योंकि X है, ये इसको लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, देख रहे हैं कि एक जो पूरा जीन था या कारक था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, इसी को हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ओके, तो मेंडल के इस नियम को आसानी से हम लिख सकते हैं कि पृथक्करण के नियम के द्वारा मेंडल ने समझाया, पृथक्करण के नियम के द्वारा मेंडल ने समझाया कि जो कारक होते हैं वो जनन के दौरान या जनन के समय 2 युग्मक में विभाजित हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। हो गया मेंडल का नियम। दूसरा और तीसरा नियम जो हमारा है मेंडल का, वो कौन सा नियम है उसकी अगर हम बात करते हैं तो तीसरा नियम हमारा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को समझना है अगर हमको तो हमें द्विसंकर संकरण भी अच्छे तरीके से समझना होगा। और ये द्विसंकर संकरण क्या होती है अगर वो समझ में आ गया होगा तो हमारे समझ में आ जाएगा। नहीं ठीक है, हम एक संकर संकरण से भी हम द्विसंकर इसको समझ सकते हैं, बट उतना क्लियरली हमको समझ में नहीं आएगा। तो द्विसंकर संकरण समझने के लिए हम एक ओवरऑल आपको समझाना चाहते हैं, जैसे द्विसंकर संकरण क्या चीज़ होती है। जैसे हम कहें द्विसंकर संकरण क्या है, तो अभी जो मेंडल ने एक एक लक्षण लेकर प्रयोग करवाया था, अब 2 लक्षण एक साथ लेकर के प्रयोग कराएंगे। जैसे 2 लक्षण कौन कौन से, जैसे एक पौधा होगा जिसके अंदर कौन सा जीन हो, जैसे हम गोल पीला की बात कर लेते हैं। गोल पीला की मतलब कि वो पौधा है, उस पौधे का जो बीज का आकार है वो गोल है और जो बीज का रंग है वो है पीला। ठीक, इसी का उल्टा क्या होगा झुर्रीदार, झुर्रीदार और पीले का उल्टा क्या होगा हरा। मतलब इसमें देखो गोल का प्रभावी है और झुर्रीदार अप्रभावी है, पीला प्रभावी है, हरा अप्रभावी है। ठीक ना, तो 2 पौधे लेंगे, एक पौधा होगा जो जिसके अंदर जो बीज होगा वो झुर्रीदार होगा और हरा होगा, उसके अंदर मतलब जो बीज निकलेंगे वो झुर्रीदार और हरे होंगे। और एक पौधा ऐसा होगा जिसके अंदर गोल और पीले बीज निकलेंगे। तो ऐसे के बीच में जब मेंडल ने क्रॉस करवाया था तो इनका जो जीन या कारक जो बनता है गोल का, वो बड़ा मतलब बड़ा आर और बड़ा आर जोड़े में हमेशा कारक होते हैं। और पीला का जो कारक बनता है वो वाई मतलब बड़ा वाई। देखो गोल होता है राउंड माने तो राउंड ले लिया, पीला होता है येलो माने तो येलो ले लिया। अच्छा ठीक है, झुर्रीदार का इसी का अपोजिट मतलब कैपिटल लेटर में है तो ये स्मॉल लेटर में रख देना है। छोटा आर हो गया झुर्रीदार, और हरा का इसी का उल्टा रखना है तो वाई, ग्रीन नहीं रखना। अच्छा ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं, हम 2 संकर संकरण समझा रहे हैं, द्विसंकर संकरण मतलब 2 लक्षण एक साथ में अगर संकरण करते हैं तो उनकी जो पीढ़ियाँ बनेंगी वो कैसे बनेंगी। अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, एक यहाँ से डिवाइड होगा अर्धसूत्री विभाजन, है ना। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होगा, हमें पता है कि ये अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये हो गया अलग, ये भी, और ये वाई भी अलग, और ये भी वाई, यही बन गए युग्मक। अब हमें पता है कि 2 लक्षण एक साथ करेंगे संयोग तो एक आर इसमें से आएगा, एक आर यहाँ से आएगा, और उसके बाद आर हो गया, एक वाई, हाँ एक वाई यहाँ से आएगा और एक वाई वहाँ से आएगा। तो एक वाई भी यहाँ पर हमको मिलाना पड़ेगा और एक ये वाला वाई भी हमको मिलाना पड़ेगा। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा, देखो ये कन्फ्यूजन बहुत हो जाओगे इससे हमको सिंपल सा समझाते हैं। देखो एक आर यहाँ से आएगा, एक आर यहाँ से आएगा, एक वाई यहाँ से आएगा और एक वाई यहाँ से आएगा। तो ये बन गया आर वाई, ये हमारी बन गई F1 पीढ़ी। ठीक ना, F1 पीढ़ी। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो डिवाइड हुआ ये तो हमारा हुआ पृथक्करण के नियम के आधार पर, और ये बड़ा जो वाई आर है, ये बड़ा आर जो है, ये दोनों प्रभावी हैं, ये दोनों अप्रभावी हैं। मतलब इनके लक्षण दिखेंगे पीढ़ियों में लेकिन इनके लक्षण दिखाई नहीं देंगे F1 पीढ़ी में, हमें ध्यान रखना है।
लेकिन यहाँ पर एक बात और भी कर लेते हैं, अगर बड़ा आर है तो ये भी प्रभावी, ये इसके ऊपर दोनों प्रभावित हुए हैं। अगर बड़ा आर छोटा आर है, देखो ये प्रभावी नहीं है बल्कि ये वाला प्रभावी है, तो ये बड़ा वाला आर छोटे वाले के ऊपर अपना प्रभाव डाल देगा, मतलब कि गोल दिखेगा लेकिन ये आर छोटा वाला यानी झुर्रीदार नहीं दिखेगा। छोटा आर इसी का तो है ना, और गोल इसका है, तो ये वाला नहीं दिखेगा। ये भी ध्यान रखना वैसे कि वाई है जो पीले का जीन है, और अगर ये छोटा वाला वाई है हरे का है, तो ये बड़े वाले का जीन का लक्षण दिखाई देगा लेकिन छोटे वाले का लक्षण नहीं दिखाई देगा। ये भी हमें माइंड में अपने याद रखना है। ओके, तो आगे चलते हैं। F1 पीढ़ी में जो पौधे बने थे सारे बने थे कैसे, गोल और पीले। ठीक, अब ये जो F1 पीढ़ी है, इस पीढ़ी को मेंडल ने छोड़ दिया ऐसे ही। जब ऐसे ही छोड़ दिया तो ये क्रॉस किए थे आपस में, मतलब कह सकते हैं कि इनसे ढेर सारे पौधे तो बने होंगे ना, ढेर सारे बीज, उन बीजों को खेत में बो दिए होंगे, तो बो दिए होंगे तो मेंडल ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और हमें पता है मेंडल मटर का जो पौधा होता है वो स्वपरागण भी कर लेता है और परपरागण भी करता है। तो स्वपरागण करेंगे ये जो जनक बनेंगे, तो स्वपरागण करने के बाद इनकी जो बनेंगी पौधे वो बने थे कौन से अनुपात में, वो बने थे 9:3:3:1 में। हमें ये ध्यान रखना है कि ये इस अनुपात में पौधे बने थे, मतलब कि अगर 9 3 12 3 15 1 16 बीज बो देंगे तो वो किस अनुपात में बनेंगे, तो 9 3 3 1 के अनुपात में बनेंगे। यहाँ पर जो अंतिम अनुपात है 1, वो अनुपात है किसका, झुर्रीदार हरे का अनुपात है, ये ध्यान रखना है हमें। अब झुर्रीदार हरा बना है दूसरी पीढ़ी में, F2 फैमिली है 9331 का। अब झुर्रीदार हरा बना है यहाँ पर दूसरी वाली पीढ़ी में। पहले वाली पीढ़ी में झुर्रीदार हरा तो बना ही नहीं था, पहले वाले में तो गोल पीला ही बना था, यानी जो जनक थे गोल पीला वाले प्रभावी वाले वही वाले बने थे। लेकिन दूसरी वाली पीढ़ी में 1 के अनुपात में बन गया था हमारा, मतलब बाकी और तो बने थे, ये गोल पीला भी बना था, झुर्रीदार हरा मतलब और भी बने थे, है ना, मतलब कि कह सकते हो कि गोल हरा भी बना था, ऐसा नहीं कि गोल हरा भी नहीं बना था, पीला और झुर्रीदार भी बना था, ठीक ना। लेकिन हमको ये अंतिम वाला याद रखना है कि 1 अनुपात में जो था वो झुर्रीदार हरा का था, मतलब कि 9 3 12 3 15 1 16 बीज में एक बीज जो था उसको बोने पर उसमें से जो पौधे बना था वो उसमें से जो बीज बना था वो झुर्रीदार हरा बना था। अब यहाँ पर झुर्रीदार हरा का लक्षण F2 पीढ़ी में दिखाई दिया, F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया। यहीं से हमें स्वतंत्र अभिवहन के नियम को अच्छे तरीके से समझना है कि देखो जो ये कारक था झुर्रीदार हरे का, ये झुर्रीदार हरा का कारक ये F1 पीढ़ी में नहीं दिखा लेकिन F2 पीढ़ी में दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन था या कारक था वो स्वतंत्र था, क्या करने के लिए, लक्षण दिखाने के लिए। मिक्स नहीं हुआ वो, भले ही ये क्रिया हुई लेकिन वो मिक्स नहीं हुआ, F2 पीढ़ी में वो लक्षण दिखाई दे दिया। इसी को बोलते हैं स्वतंत्र अभिवहन का नियम। अगर इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा परिभाषा, तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र अभिवहन का नियम ये कहता है कि जब 2 पीढ़ी के बीच में संकरण कराया जाता है, 2 जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है जो कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे लंबा है तो बौना है, अगर झुर्रीदार है तो हरा है, तो दोनों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो जो अप्रभावी होता है, अप्रभावी कारक, वो F1 पीढ़ी में नहीं दिखता। कहाँ दिखा, गोल पीला दिखा ना F1 पीढ़ी में, तो अप्रभावी कारक F1 पीढ़ी में नहीं दिखता, बल्कि ये अप्रभावी कारक F2 पीढ़ी में कहीं न कहीं दिखाई दे ही जाता है, मतलब 1 के अनुपात में ये दिखाई देता है। इसी को बोला जाता है क्या, स्वतंत्र अभिवहन का नियम। इस तरीके से हम इसके उत्तर को लिख सकते हैं कि स्वतंत्र अभिवहन का नियम क्या है। तो स्वतंत्र अभिवहन के नियम के द्वारा मेंडल ने ये समझाया कि कोई भी कारक होते हैं जो वे अपने लक्षण को दिखाने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, वे उनमें अभिवहन होता है, मतलब कि वे अब जुड़े तो होते हैं लेकिन वे जुड़े नहीं होते, मतलब रहते हैं उसके अंदर लक्षण लेकिन वो दिखता नहीं है ना, बाद में ये दिखता है F2 पीढ़ी में। तो ऐसा देखने को हमें मिलता है अब अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कि अगर मान लो कोई माता और पिता की जो संतानें हैं, देखो कई लक्षण ले सकते हैं, जैसे माता का जो बाल है वो भूरा है और पिता का जो बाल है वो काला है, तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो इसकी जो संतान होने वाली है वो हो सकता है काले बाल वाली हो या तो भूरे बाल वाली हो। अब ये नहीं कि भूरे वाले का जो लक्षण था, मान लो कि काली वाली संतान हुई F1 पीढ़ी में, पूरी काली हुई काले बाल वाली, तो जो F1 पीढ़ी में हुई तो भूरे वाला जो लक्षण था वो उस संतान के अंदर था लेकिन वो लक्षण दिखा नहीं। अब मान लो वो जो संतान हुई उनकी जो संतान होगी दूसरी वाली पीढ़ी, तो उसमें हो सकता है कि जो भूरा वाला लक्षण था वो वाला दिख जाए, यानी कि जो पहली वाली पीढ़ी थी उसका लक्षण दूसरी वाली पीढ़ी में, मतलब कि पहली वाली पीढ़ी के जो जनक थे उनका लक्षण दूसरी वाली पीढ़ी की जो संतान थी उनमें दिखाई दिया, है ना, मतलब
लक्षण जो थे वो स्वतंत्र रूप से थे, वे मिक्स नहीं हुए थे, है ना। तो इस बात को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक बार मैं एक ये भी कहूँगा आप लोगों से कि अपनी किताब में इस नियम को एक बार पढ़िए अपनी मर्ज़ी से, और पढ़ लीजिए, उसके बाद ये हमेशा के लिए आपको तैयार हो जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको याद करने की कोनो ज़रूरत नहीं होगी। हम तीनों नियम को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, प्रभाविता के नियम, पृथक्करण के नियम और स्वतंत्र अभिहन के नियम। अगर फिर भी कोनो दिक्कत होती है तो आप हमें बताइए, हम और भी अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।